हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद मानवी बायोवर्स। जहां आज हम डिस्कस करेंगे जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है उसका 9th चैप्टर अपन डिस्कस कर रहे थे। अपन ने कल की क्लास में बायोमोलिक्यूल्स के जो जनरल फीचर्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया था। आज अपन प्रोटीन्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो प्रोटीन्स क्या होते हैं। अपन देखते हैं कि जो प्रोटीन्स हैं वो पॉलीपेप्टाइड होते हैं एंड साथ ही साथ ये जो प्रोटीन्स है पेप्टाइड बंधों से जुड़ी जो रेखीय श्रृंखलाएं हैं उनसे मिलकर बने होते हैं और ये जो लीनियर चेन्स है वो एमिनो एसिड्स यानी कि अमीनो अम्लों से मिलकर बनी होती है। वहीं अपन देखें कि जो प्रोटीन है वो अमीनो अम्ल का बहुलक होता है एंड ये विषम बहुलक होते हैं। अब अपन अगर बात करें कि प्रोटीन्स कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो अपनी जो शरीर की आवश्यकता के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, जैसे अनिवार्य एंड अनिवार्य। तो अगर अपन बात करें अनिवार्य की यानी कि अननेसेसरी की, तो देखिए वे अमीनो अम्ल जो हमारे शरीर में बनते हैं उन्हें अपन बोलते हैं अननेसेसरी प्रोटीन्स। एंड जो सेकंड अपन देखते हैं कि अनिवार्य, वे अमीनो अम्ल जिनकी आपूर्ति अपने खाद्य पदार्थ से करते हैं उन्हें अपन अनिवार्य अमीनो अम्ल कहते हैं। अब अपन देखते हैं प्रोटीन्स के कार्य। पोषकों के अभिगमन में यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें प्रोटीन्स कार्य करते हैं। सेकंड अगर अपन देखें कि जो संक्रामक जीवों से बचाने में ये सहायक होते हैं। और अपन देखें कि जितने भी जो एंजाइम्स हैं उनके रूप में भी ये कार्य करते हैं। तो कुछ प्रोटीन्स हैं जिनके कार्य कुछ इस प्रकार से हैं, वो अपन देखते हैं। जैसे कोलेजन प्रोटीन है, ये अंतरकोशिकीय भरण पदार्थ के रूप में कार्य करता है। एंड जो ट्रिप्सिन है ये एक एंजाइम के रूप में कार्य करता है। वहीं अगर अपन इंसुलिन की बात करें तो एक हार्मोन के रूप में भी कार्य करता है। देखिए जो ग्राही प्रोटीन है वो संवेदी ग्रहण के रूप में कार्य करेंगे एंड GLUT4 है वो ग्लूकोज का कोशिका में परिवहन में भी कार्य करता है। तो ये कुछ प्रोटीन्स थे जिनके कार्य अपन ने देखे। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स श्रृंखला की मतलब शर्करा की लंबी श्रृंखला होती है जो अम्ल अविलेय भाग में पाई जाती है। वहीं अपन देखते हैं कि जो पॉलीसेकेराइड्स हैं वो विभिन्न एकल सेकेराइड्स से बने होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन एग्जांपल अगर बात करें जैसे सेलुलोज है। सेलुलोज एक बहुलक पॉलीसेकेराइड है जो मोनोसेकेराइड यानी कि जो ग्लूकोज है उन यूनिट्स से मिलकर बना होता है। सेलुलोज एक समबहुलक है। वहीं अपन बात करें स्टार्च की, तो स्टार्च क्या है, सेलुलोज का ही परिवर्तित रूप है एंड यह पादप उत्तकों में खाद्य भंडार के रूप में संचित रहता है। अब अपन देखते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है, यह प्राणियों में पाया जाने वाला बहुलक है जो इसका जो संचित पदार्थ है वो कार्बोहाइड्रेट रहता है, यानी कि यह प्राणियों में पाया जाने वाला संचित कार्बोहाइड्रेट है। अब अपन देखते हैं इनुलिन, यह फ्रक्टोज का बहुलक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जितने भी जो भौतिक विज्ञानी हैं, अब अपन देखते हैं कि जो ग्लाइकोजन है वो पॉलीसेकेराइड श्रृंखलाएं कैसी होती है, ये शाखा युक्त होती है। एंड वहीं अगर अपन बात करें कि जो इनका जो दाहिना सिरा होता है वो अपचायक होता है एंड जो बायां सिरा होता है वो अनअपचायक होता है। एंड अब अपन देखते हैं कि जो स्टार्च आयोडीन परीक्षण, स्टार्च आयोडीन परीक्षण क्या होता है, इसमें जो स्टार्च है इसमें द्वितीयक कुंडलीदार संरचना पाई जाती है एंड इसके जो कुंडलित भाग में आयोडीन का अणु फंस जाता है जिससे ये क्या होता है कि ये नीला रंग देता है। अब अगर अपन बात करें सेलुलोज की, तो सेलुलोज क्या होता है, इसमें जटिल कुंडलियां नहीं पाई जाती है और यह आयोडीन के साथ कोई भी रंग नहीं देता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो प्लांट सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है और वहीं अपन देखते हैं कि जो रुई के धागे हैं वो भी सेलुलोज के बने होते हैं। ऑर्थोपोडा की जो एक्सोस्केलेटन है वो भी जटिल सैकेराइड काइटिन से बना होता है। अब अपन देखते हैं न्यूक्लिक अम्ल। ये देखिए यह जीव ऊतक के अम्ल अविलेय अंश में मिलने वाला एक वृहद अणु है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड के साथ मिलकर सेल का जो वास्तविक वृहद आणविक अंश है वो बनाते हैं। वहीं अगर अपन देखें कि एक न्यूक्लियोटाइड 3 भिन्न रासायनिक घटकों से मिलकर बनता है। फर्स्ट अपन देखते हैं विषम चक्रीय यौगिक, इन्हें अपन क्या बोलते हैं, नाइट्रोजनस बेस बोलते हैं एंड ये दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन एंड pyrimidines। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं एडेनिन
ग्वानिन प्रतिस्थापित प्यूरिन है। एंड वहीं अगर पिरिमिडीन की बात करें तो यूरेसिल, साइटोसिन एंड थाइमिन, ये पिरिमिडीन होते हैं। देखिए नेक्स्ट अपन देखते हैं मोनोसैकेराइड्स, ये एक पेंटोज यानी कि 5 कार्बन वाली शर्करा होती है। एंड जो थर्ड इसका पार्ट होगा वो होगा फॉस्फोरिक अम्ल। अब अपन देखते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल में 2 प्रकार की शर्कराएं पाई जाती है और उन्हीं शर्करा के बेसिस पे इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया यानी कि डीएनए एंड आरएनए। अब अपन देखते हैं कि डीएनए में किस प्रकार की शर्करा होती है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा इनमें पाई जाती है। और वहीं अपन देखें आरएनए, तो आरएनए में इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। अब अगर अपन बात करें जैसे कि जो प्रोटीन की संरचना है उसकी अगर अपन बात करें तो देखेंगे कि प्रोटीन कैसा होता है, विषम बहुलक होता है जो अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। अब अपन देखते हैं अकार्बनिक रसायन, यहाँ संरचना का संबंध आणविक सूत्र से होता है जैसे कि NaCl, MgCl2। और अगर अपन कार्बनिक रसायन की बात करें तो देखेंगे अपन कि जो कार्बनिक रसायन विज्ञानी संरचना को 2D में व्यक्त करने से बेंजीन एंड नेफ्थलीन। नेक्स्ट अपन देखते हैं ये देखिए अगर भौतिक विज्ञान या आणविक संरचना को दिखाते हैं तो ये 3D दृश्य को देखते हैं। वहीं अगर जीव विज्ञानी प्रोटीन संरचना की बात करें तो ये 4 जो लेयर्स होती है उनमें मतलब 4 स्तरों में इसको व्यक्त करते हैं। अब अपन देखते हैं कि जो प्रोटीन की जो प्राथमिक संरचना है वो किस प्रकार की होती है। प्रोटीन में अमीनो अम्ल के जुड़ने का क्रम और उनके स्थान की जानकारी जैसे पहला दूसरा उनको प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहते हैं। यदि प्रोटीन को एक रेखा माना जाए तो इसका जो लेफ्ट एंड होता है वो फर्स्ट अमीनो एसिड एंड जो राइट एंड होता है वो लास्ट अमीनो एसिड को दर्शाता है। अब अपन देखते हैं प्रथम अमीनो अम्ल को अपन ये कहेंगे अपन की जो एन एंड यानी कि जो नाइट्रोजन सीरा कहते हैं एंड जो अंतिम अमीनो अम्ल उसको अपन कार्बन सीरा कहते हैं। अगर अपन बात करें इसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर की तो देखते हैं अपन कि प्रोटीन की जो लड़ियां होती है वो हमेशा सीधी नहीं रहती है, ये घुमावदार सीढ़ी की तरह मुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि ये 2 प्रकार से हो सकते हैं, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड सीट के रूप में। जो अल्फा हेलिक्स है इसमें केवल क्लॉकवाइज कुंडलियां अपन को देखने को मिलती है। बात करें अपन टर्सरी स्ट्रक्चर की देखते हैं, जब प्रोटीन की लड़ी अपने ही ऊपर ऊन के एक खोखले गोले के समान मुड़ जाती है यह प्रोटीन के 3D रूप को दर्शाती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि प्रोटीन के जैविक क्रियाकलापों के लिए यह संरचना अत्यंत आवश्यक है, इसे स्थिर रखने के लिए इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। वहीं अगर अपन टेट्राड स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए जब कुछ प्रोटीन एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के समूह से बने होते हैं तो उनके आपस में व्यवस्थित होने के ढंग को चतुष्क संरचना पर कहते हैं। देखते हैं वयस्क मनुष्य का जो HB है वो 4 सब यूनिट्स का बना होता है जैसे 2 अल्फा एंड 2 बीटा। अब अपन देखते हैं ये देखिए स्ट्रक्चर्स अपन देखते हैं प्रोटीन की जिसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड ये टर्सरी स्ट्रक्चर एंड ये टेट्राड स्ट्रक्चर को अच्छे से शो किया गया। ये देखिए आप जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो एक देखिए एक चेन के रूप में है, आप देख सकते हैं इसमें। ये देखिए कुछ इस तरीके से लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड अपन को दिखाई दे रहा होगा। चलिए सेकंड अगर अपन बात करें सेकेंडरी स्ट्रक्चर की तो ये देखिए अल्फा हेलिक्स के रूप में एंड बीटा प्लेटेड सीड्स के रूप में ये पाई जाएगी। वहीं अपन देखते हैं कि ये देखिए जो टर्सरी स्ट्रक्चर है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स अपन को दिखाई देते हैं और ये इस तरीके से गुथी हुई अपन को दिखाई देती है उनके धागे के समान। अब अपन देखिए चतुष्क संरचना, ये देखिए इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगी यानी कि ये जो घनाभ है उसकी आकृति में अपन को दिखाई दे रही है। तो चलिए आगे अपन देखते हैं, यहाँ से अपन ने देख लिया था। चलिए अब अपन यहाँ पे ये देखते हैं कि एक जो बहुलक है उसमें जितनी भी जो यूनिट्स जुड़ी हुई होती है उनमें कौन कौन से बॉन्ड्स इनमें पाए जाते हैं, तो उन बॉन्ड्स का नेचर कैसा होता है वो अपन इसमें देखते हैं। फर्स्ट अपन देखते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड में क्या होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन है उसमें अमीनो अम्लों के मध्य ये बॉन्ड पाया जाता है और एक अमीनो एसिड के COOH समूह और दूसरे अमीनो एसिड के NH2 समूह के मध्य ये मतलब अभिक्रिया होगी और उस दौरान H2O निकलता है और इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन के प्रोसेस के थ्रू NH2 समूह एंड COOH समूह के मध्य ये बॉन्ड बनता है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं
ग्लाइकोसाइडिक बंध। इसमें अपन देखेंगे कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में क्या होगा, पॉलीसेकेराइड में जो जितने भी जो पॉलीसेकेराइड्स है उनके मध्य जो मतलब जो पॉलीसेकेराइड है वो मोनोसेकेराइड यूनिट से मिले होते हैं, और उन मोनोसेकेराइड यूनिट्स के मध्य में जो बॉन्ड पाया जाता है उन्हें अपन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। यानी कि आप देखिए, दो मोनोसेकेराइड के दो कार्बन परमाणु के बीच निर्जलीकरण द्वारा जो बॉन्ड बनता है उसे अपन क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं। अब अपन नेक्स्ट बॉन्ड देखें, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड्स के मध्य जो बॉन्ड पाया जाता है उसे अपन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड की जो सुगर का 3 प्राइम कार्बन अगले न्यूक्लियोटाइड की शर्करा के 5 प्राइम कार्बन से यानी कि फॉस्फेट समूह द्वारा जुड़ता है, और शर्करा के फॉस्फेट व हाइड्रोक्सिल समूह के बीच दोनों तरफ एस्टर बॉन्ड होने के कारण इसे अपन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। अब अपन देखते हैं डीएनए की द्वितीयक संरचना। जो ये मॉडल किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। डीएनए एक दोहरी कुंडली के रूप में मिलता है जिसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की 2 लड़ियां होती है। दोनों लड़ियां प्रति समानांतर होती है यानी एंटी पैरेलल होती है। अगर एक जो लड़ी है, एक चेन है, वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रही है तो दूसरी वाली 3 प्राइम टू 5 प्राइम जाएगी, यानी कि यह एंटी पैरेलल होती है। डीएनए का मुख्य भाग शर्करा फॉस्फेट शर्करा की श्रृंखला से बना होता है। जो ए है यानी कि जो एडेनिन है वो हमेशा थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ता है, एंड वही जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। और जो डीएनए की संरचना है वो एक सीडी नुमा संरचना होती है जिसका प्रत्येक पद 4 युग्मों को बताता है और प्रत्येक पद 360 डिग्री पे घुमा हुआ होता है। अब अपन बात करें, एक पूर्ण घुमाव में 10 4 युग्म पाए जाते हैं और एक पूर्ण घुमाव की लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। वहीं अगर अपन बात करें कि दो पास में स्थित जो नाइट्रोजनस बेसेस यानी जो क्षार युग्म है उनके मध्य ना 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। अब अपन देखते हैं कि इस प्रकार की विशेषताओं वाला डीएनए कौन सा डीएनए होगा, बी डीएनए। यानी जो डीएनए होता है उसके अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे जेड डीएनए है और भी अलग अलग प्रकार के डीएनए होते हैं। तो अगर इस प्रकार की संरचनाएं जिस डीएनए में पाई जाएगी वो होगा बी डीएनए। जो मोस्ट कॉमन डीएनए है, देखिए उपापचय की संकल्पना। जीवधारियों के शरीर में जैव अणुओं का लगातार निर्माण और विखंडन होता रहता है रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा। इन अभिक्रियाओं को अपन क्या कहते हैं, उपापचय कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए अपन यहाँ पे ये देख सकते हैं डीएनए की संरचना को अपन देख सकते हैं। ये देखिए, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रहा है ना, तो ये दूसरा वाला वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे जो थाइमीन और एडेनिन है उनके मध्य डबल बॉन्ड है, और ये जो साइटोसिन और ग्वानिन होगा उनके मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। तो चलिए आगे की अपन देखते हैं। अब देखते हैं अपन उपापचय है मेटाबॉलिज्म में। अमीनो अम्ल से CO2 निकलने पर उसका एमीन में बदलना, ये कुछ मेटाबॉलिज्म के एग्जांपल्स है जो अपन देख रहे हैं। चलिए, न्यूक्लियोटाइड सार से अमीनो समूह का अलग होना, डाइसेकेराइड में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का जलप गठन होना, एंड अब अपन देखते हैं कि जितने जो वो मेटाबोलाइट्स हैं का एक दूसरे में परिवर्तन में जुड़ी हुई अभिक्रियाओं की श्रृंखलाओं से होता है जिन्हें अपन ये मेटाबोलाइट मतलब पाथवे कहते हैं, यानी कि उपापचय पथ कहते हैं अपन। उत्प्रेरित अभिक्रिया, जीव तंत्र में प्रत्येक उपापचय क्रिया बिना उत्प्रेरक के संपन्न नहीं होती है। और वहीं अगर अपन इसके एग्जाम्पल की बात करें तो अपन देखते हैं CO2 का पानी में घुलना एक भौतिक प्रक्रिया है, लेकिन जीव तंत्र में यह एक उत्प्रेरित प्रक्रिया है। अब हम देखते हैं उत्प्रेरक जो किसी उपापचय रूपांतरण की गति को बढ़ाते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, एंजाइम्स बोलते हैं। और अगर अपन वही बात करें जीव के उपापचय आधार की, तो देखिए उपापचय पथ 2 प्रकार के होते हैं जिसमें ये एनाबोलिक एंड कैटाबोलिक हो सकते हैं। चलिए फर्स्ट अपन देखते हैं एनाबोलिक। एनाबोलिक में क्या होगा, जो साधारण पदार्थों से जटिल पदार्थों का निर्माण होगा और इसमें ऊर्जा खर्च होगी, और साथ ही साथ अमीनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण एंड एसिटिक अम्ल से कोलेस्ट्रॉल का बनना, ये इसके कॉमन एग्जांपल्स रहेंगे। वहीं अगर अपन बात करें कैटाबोलिक पाथवे की, तो जितने भी जो जटिल पदार्थ है उनसे सरल पदार्थों का बनना, एंड इस दौरान क्या होगी, ऊर्जा मुक्त होती है। और अपन एग्जाम्पल की अगर बात करें तो देखेंगे अपन जितनी भी जो कंकाली पेशियां उनमें ग्लूकोज से लैक्टिक अम्ल का बनना, ये एक कैटाबोलिक पाथवे होगा। चलिए अब अपन देखते हैं
ग्लाइकोलाइसिस वह उपापचयी पथ है जिसके द्वारा ग्लूकोज से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और यह 10 चरणों में पूर्ण होता है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं। एटीपी विखंडन द्वारा निकलने वाली ऊर्जा रासायनिक बंध के रूप में संचित होती है और इसे अपन जीवतंत्र की ऊर्जा की मुद्रा भी इन्हें कहा जाता है। अब हम देखते हैं बायो एनर्जेटिक्स। जीव अपनी ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे संचित करते हैं और कैसे बदलते हैं, इसका अध्ययन किसमें किया जाता है? बायो एनर्जेटिक्स में किया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं जीव अवस्था। ये देखिए, जैव अणु जीवों में निश्चित सांद्रता में मिलने वाले हजारों रासायनिक यौगिक हैं। एंड अब अपन देखते हैं जो ब्लड शुगर है, एक स्वस्थ व्यक्ति में कितना हो, 4 मतलब यूं कहेंगे 4.2 से 6.1 तक हो सकती है। एंड अब अपन नेक्स्ट देखते हैं असाम्य स्थायी अवस्था, जिसमें अपन देखेंगे कि कोई भी तंत्र है वो साम्य अवस्था में कार्य नहीं कर सकता है, लेकिन जो जीव है वो हमेशा कार्य करते रहते हैं, इसलिए जीव है वो एक असाम्य स्थायी अवस्था होती है। तो चलिए नेक्स्ट अपन अब देखते हैं। ये देखिए, तो चलिए यहाँ से आज तक का अपना यहीं पे टॉपिक खत्म होता है प्रोटीन वाला, और नेक्स्ट अपन है वो एंजाइम को डिस्कस करेंगे। चलिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको जो भी नया टॉपिक है उसकी क्लासेज आएगी वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। और इसके जो हैंड रिटन नोट्स है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल है बायोलॉजी विद मानवी बायोवर्स, उस पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो थैंक यू।